जय श्री श्याम। हारे का सारा बाबा श्याम हमारा। कलयुग में जब जब आपको ऐसा लगे कि हार रहे हैं तो खाटू वाले बाबा श्याम की शरण में जाइएगा। आपको आपकी समस्या का हल होगा। आज लोकतंत्र का महोत्सव कानपुर में मनाया जा रहा है और मतदाताओं की आप देखेंगे कि भारी भीड़। तो बंदर भी आ गया, क्योंकि इस वीडियो में बंदर की भी एक बात है। तो लोकतंत्र का महोत्सव में आप देखेंगे भारी भीड़ इस वीडियो में वोट डालने के लिए, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आ रही है। हर उम्र के लोग। एक जनप्रतिनिधि से मेरी बात हुई तो मैंने उनसे पूछा कि चुनाव का रहस्य क्या है, चुनाव ये क्यों, चुनाव कहाँ से आई, चुनाव नाम की चिड़िया कहाँ से आई दुनिया में, भारत में। वो मसाला खाए हुए उन्होंने अपने दांत 32 के 32 निकाल दिए। बोल दिया ये सब समाज सेवा है। तब मैंने सोचा कि वैसे तो वीडियो बनाने का समय नहीं था आज, तो मैंने सोचा नहीं, बच्चों को तो ये इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि इतना कीमती वोट डालते हैं कि चुनाव क्यों, कैसे, कहाँ शुरू हुए और अध्यात्म से इसका क्या संबंध है। तो अध्यात्म से इसके संबंध की बात करें तो भागवत गीता आ जाती है, जिसमें महानायक श्री कृष्ण है। जहाँ धर्म है, अधर्म है, सत्य है, असत्य है, पाप है, पुण्य है, वहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ भागवत गीता है। तो राजनीति और धर्म का सीधा संबंध है। एक बहुत बड़े दार्शनिक हुए अमेरिका में, जो कि अमेरिका के फाउंडिंग फादर्स भी कहे जा सकते हैं। आप लोगों ने भी इंग्लिश लिटरेचर में उनका नाम सुना होगा, अलेक्जेंडर हैमिल्टन। उन्होंने कहा कि भगवान की आवाज़ वही है जो लोगों की आवाज़ है। तो धर्म का सीधा संबंध है राजनीति से, क्योंकि आप लोग सोच सकते हैं कि धार्मिक चैनल में राजनीति का विषय तो एक सीधा संबंध है, क्योंकि राजनीति से ही जनहित का प्रयास होता है। राजनीति एक क्रिया है, क्योंकि जनहित, समाज हित जो कि ईश्वर का काम है, उस ईश्वर के काम को इंसान अपने हाथ में लेने को आगे आता है। और भागवत गीता में श्री कृष्ण भगवान ने कुछ ज़्यादा तो राजनीति के बारे में नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अगर जन सेवा करने का मन है तो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं साथ हूँ। इसका मतलब नारायण साथ है, नारायण साथ है तो लक्ष्मी जी भी साथ है, लक्ष्मी जी भी साथ है तो कुबेर भी साथ है। धन की क्या आवश्यकता जब मैं साथ हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जन सेवा करो। अब तो अगर आपके पास भगवान का साथ है तो आप जन सेवा करो, समाज सेवा करो, कहीं बाधा नहीं आएगी। जितनी आपकी सामर्थ्य है उतनी करो। तो श्री कृष्ण इतना सा कहकर सीमित हो गए राजनीति के विषय में। और अब एक पौराणिक कहानी सुनाता हूँ आपको, जिससे कि ये वीडियो रोचक हो जाए और आपको नींद ना आने लगे क्योंकि हमारे वीडियो ज़्यादातर नींद की दवा हैं। जिसको नींद की प्रॉब्लम हो वो हमारे वीडियो को सुनने लग जाए। देखने का तो वैसे कुछ होता नहीं हमारे वीडियो में, सुनने लग जाए। तो एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है। एक जंगल था, उसमें हर बार शेर राजा बनता था। वो दौड़ता था तो सब उसको ही राजा चुन लेते थे, सारे जानवर मिलके। और दहाड़ सुनकर आजकल काफ़ी मैं थंबनेल देख रहा हूँ, दहाड़, आंधी, तूफान,
तो मैंने सोचा मैं कोई वीडियो ही नहीं बनाता हूँ जब तक चुनाव ना हो जाए, क्योंकि अभी दहाड़, आंधी, तूफान और क्या क्या म्याऊं, ये सब वीडियो बन रहे हैं ज़्यादातर। तो क्योंकि धर्म और राजनीति में सीधा संबंध है, तो ये जंगल में फिर जब चुनाव की बात हुई तो फिर शेर जो है वो राजा बनता था हर साल। एक बार जंगल वासियों ने सोचा कि शेर तो हर बार बदलता है, क्योंकि दहाड़ देता है, कोई चुनाव नहीं होता, सब उसी को वोट दे देते हैं। ऐसा किया जाए इस बार लोकतांत्रिक तरीके से, एक डिब्बा बनाया जाए, उसमें सब चूहा, बिल्ली, बंदर, खरगोश, अभी इस वीडियो के शुरू में भी एक बंदर दिख रहा है तो बंदर, खरगोश सब आएँ और वोट डालें, सांप, बिच्छू, और जननायक, जनप्रतिनिधि, समाज सेवी को राजा बनाया जाए और चुना जाए। सब आए, सबने वोट डाला, वोट का रिजल्ट आया तो एक बंदर चुनाव जीत गया। अब बंदर तो बंदर, अब वो राजा बन गया, राज्य करने लगा। एक बार एक बकरी को समस्या आ गई, वो पहुंची, राजा साहब मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, आप हमारे राजा हो। अब बंदर बना बैठा था राजा, बंदर तो बंदर। उसने कहा क्या समस्या आ गई है? उसने कहा देखो मेरा बच्चा जो है वो चल नहीं पा रहा है, छोटा सा है और शेर के सामने पड़ा हुआ है, शेर उसको खा ना जाए, अब चलो और बचाओ चल के। अब बंदर की सामर्थ्य कहाँ, शेर की सामर्थ्य कहाँ? तो बंदर जो है वो गया, बकरी नीचे नीचे गई ज़मीन से, बंदर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उछलते हुए गया। वहाँ पर देखा उसने शेर बैठा है और बकरी का बच्चा वहीं पड़ा है। बकरी बोली बचाओ। अब बंदर जो है अपनी आदतानुसार एक पेड़ से दूसरे पेड़ में, दूसरे पेड़ से पहले पेड़ में, पहले पेड़ से दूसरे पेड़ में कूदने लगा, और इसे कूदते कूदते उसको 5 साल तो नहीं, 4-5 घंटे हो गए। बकरी बोली अरे मेरे बच्चे को तो बचाओ, आप कूद रहे हो एक पेड़ से दूसरे पेड़, दूसरे पेड़ से पहले पेड़। तो बंदर ने कहा कि देखो मैं प्रयास तो कर रहा हूं, अब फल भगवान के हाथ में है, प्रयास में कोई कमी देख रही हो? तो जंगल के चुनाव की ये कहानी है, क्योंकि बंदर जो था वो कुछ कर ही नहीं सकता था शेर के सामने, उसके अंदर सामर्थ्य नहीं था, कॉम्पिटेंसी जिसको कहते हैं, कॉम्पिटेंट नहीं था जनप्रति बनने का। तो कॉम्पिटेंसी एक बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बच्चे समझें इसको, कॉम्पिटेंट होना चाहिए पर्सन। चुनाव तो ठीक है, लोकतंत्र तो ठीक है, लेकिन कॉम्पिटेंट आदमी चुना जाए जो सक्षम हो। चलिए ये बात हो गई एक पौराणिक मज़ेदार कहानी की। अब बात करते हैं कि ये चुनाव कहाँ से आया, इसका क्या रहस्य है, क्या हुआ दुनिया में जो कि ये चुनाव शब्द जो है आया, चुनने का। हुआ क्या कि आदिकाल से राजा राम थे, आपने सुना होगा, राजा अग्रसेन थे, सम्राट अशोक थे, एक राजतंत्र, एक राजा सिकंदर थे, सिकंदर महान, अकबर द ग्रेट थे। इस प्रकार एक प्रक्रिया चली आ रही थी 15वीं-16वीं शताब्दी तक, औरंगजेब और उसके बाद तक भारत में और दुनिया में भी तमाम राजा थे, और देशों में भी, ब्रिटेन में भी थे। तो कहीं ना कहीं एक आंदोलन की शुरुआत हो गई थी, सुधारवादी आंदोलन, कि कुछ सुधार किया जाए जिससे मानवीय समस्याएं और दुख कम हो। ये राजा का जो सिस्टम है ये व्यक्तिवाद, परिवारवाद को बढ़ावा देता है कि राजा है तो उसका पुत्र भी बन के आ गया, फिर राजा के पुत्र का पुत्र आ गया, राजा की रानी आ गई। तो व्यक्तिवाद की जो अवधारणा थी उसके विपरीत लोगों ने सोचना शुरू कर दिया 17वीं और 18वीं शताब्दी में। बहुत सारे
सुधार कार्य उसमें हो रहे थे। तभी एक बहुत बड़े राजनीतिक दार्शनिक ने, राजनीति विज्ञान के दार्शनिक ने एक सोच निकाली रॉटन पॉकेट या रॉटन डोरफ की, जिसमें कहा गया सड़ा हुआ नगर। सड़ा हुआ नगर मतलब आप एक ऐसे नगर में रह रहे हैं जहां पर पैसे से एक व्यक्ति सबको प्रभावित करता है और वही जो है सबकी पैसे से मदद करता है और लोगों को प्रभावित रखता है और उसके ही मन की चलती है। तो उसको उन्होंने रॉकेट पॉकेट या रॉटन पॉकेट या रॉटन डोरफ कहा। और सड़ा हुआ नगर, रॉटन मीन्स सड़ा हुआ नगर, सड़ा, तो सड़ा हुआ नगर की एक अवधारणा आई। फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में इस अवधारणा पर बहुत काम होने लगा। फिर 1832 का समय आ गया। ब्रिटेन, जिसका कहते हैं कि राज्य का, ब्रिटिश एम्पायर के राज्य का कभी सूरज नहीं डूबता था, मतलब दुनिया के 150 से ज़्यादा देशों में उनका राज्य था, ब्रिटेन का, अंग्रेज़ों का। तो वहाँ की संसद में एक रिफॉर्म एक्ट, एक सुधार एक्ट 1832 में लाया गया और उसमें ये सोचा गया कि ब्रिटेन के राजा तो हैं, जो अभी भी हैं, और मैं उनका सब्सक्राइबर भी हूँ तो लेकिन एक उन्हीं के समानांतर पैरेलल एक लोकतंत्र को भी स्थापित किया जाए। तो 1832 में एक रिफॉर्म एक्ट वो लाए और उस रिफॉर्म एक्ट के बाद वहाँ पर जनप्रतिनिधि चुने जाने लगे। अब जैसा, क्योंकि वो ब्रिटेन ही सब 150 से ज़्यादा देशों को नियंत्रित करता था, तो जो जहाँ जहाँ उसका शासन था वहाँ पर भी वो सोच पहुँची। भारत अंग्रेज़ों के पास था, हम पराधीन थे, अंग्रेज राज्य करते थे हम पर। तो यहाँ पर एक समाज सुधारक एडविन मॉन्टेगू वो आए। उन्होंने सोचा ये जो प्रणाली है सुधार एक्ट की, जो 1832 में ब्रिटेन में पास हुआ जो एक्ट है, ये भारत में भी होना चाहिए। भारत में भी मतलब विक्टोरिया का राज है या एलिजाबेथ का राज है वो तो ठीक है, लेकिन कुछ जो है यहाँ पर भी जनप्रतिनिधि होने चाहिए। इस विचारधारा का महात्मा गांधी ने बहुत कठोर विरोध किया, लेकिन अंग्रेज हैं, वो जानते थे भारत एक भेड़िया दसान देश है, यहाँ एक भेड़ आगे चलेगी तो सब उसके पीछे चलेंगे बिना सोचे समझे कि क्या है, आगे आगे खाई है कि गड्ढा है। तो एडवर्ड मॉन्टेगू के प्रयासों से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 पास किया गया और 1920 में भारत में चुनाव हुए। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि दिल्ली, जो सेंट्रल में बैठेगी, जो जिसके मेंबर जैसे भी हमारे यहाँ एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, सांसद, वैसे होंगे, और प्रोविंशियल काउंसिल्स बनेंगी जैसे अभी आज विधायक होते हैं। महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया, पर भारत तो ठहरा भारत, और इसी का फ़ायदा उठाते हुए अंग्रेज मुग़ल सब राज करते रहे। यहाँ आपसी फूड बहुत है। तो उनके विरोध करने पर भी केवल 8 लोग माने थे, बाकी सभी सीटों में चुनाव हुए भारत की 600 से ज़्यादा, और लोग जीते। और ड्यूक ऑफ कनाट, आप कनाट प्लेस दिल्ली में जाते हैं तो ये उन्हीं के नाम पर है, ड्यूक ऑफ कनाट आए। उन्होंने 1921 9 फरवरी को पार्लियामेंट का उद्घाटन किया, उसमें सब बैठे। और फिर 1921 के बाद जो है ये चलता रहा, लेकिन चलती अंग्रेज़ों की थी, एक कठपुतली की तरह बना के बैठा दिए गए। फिर 1947 में भारत आज़ाद हुआ और
अब हम फिर 1951-52 में आज़ाद होने के बाद चुनाव हो पाए। आज़ाद होते ही काफ़ी टुकड़े में था भारत, उसको टुकड़ों को जोड़ने में ही, क्योंकि जैसे ही आज़ाद हुआ सब हैदराबाद के निज़ाम अलग भागे, कश्मीर के राजा अलग भागे, तो उन सबको जोड़ते जोड़ते 2-3 साल लग गए। फिर 1951-52 से चुनाव जो है भारत में होना आरंभ हो गए। ये है चुनाव का रहस्य। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? इसमें 2-3 बातें बड़ी शुरुआत से ही हम अगर लें। सबसे पहले मैंने इस वीडियो की शुरुआत में कहा कि भारी भीड़ आप देख रहे हैं, हर्षोल्लास से लोकतंत्र के इस उत्सव को मना रही है, जो इस वीडियो में आप देख रहे हैं, क्योंकि हमारे घर के सामने ही है, तो मेरा ये आसानी से वीडियो बन गया। नंबर 1 पॉइंट को नोट कीजिएगा। नंबर 2 पॉइंट ये था कि श्री कृष्ण भगवान ने कहा अगर जन सेवा समाज सेवा करनी है तो करो, उसके लिए पद की क्या आवश्यकता है, धन की क्या आवश्यकता है, मैं तो हूं ना साथ, और जब मैं हूं तो तुम्हें और क्या चाहिए। दूसरी बात। तीसरी बात, व्यक्तिवाद, परिवारवाद की अवधारणा को नष्ट करने के लिए चुनाव 18वीं शताब्दी में अंग्रेज समाज सुधारकों ने सोचा था। जो तीसरी बात है, व्यक्तिवाद और परिवारवाद। तो अब आने वाले बच्चों को ये ज्ञान मिल गया कि चुनाव का रहस्य क्या है। इन 2-3 पॉइंट्स में मंथन करें और सोचें कि क्या हम जहाँ से शुरू हुए थे, श्री कृष्ण की बात की, जब मैं हूँ तो तुम्हें क्या धन और पद की आवश्यकता। दूसरी बात, व्यक्तिवाद की अवधारणा, और परिवारवाद की अवधारणा। और भारत के ही बच्चे ना सोचें इस बात को, विश्व के जो थिंकर्स हैं, जो विश्व के विचारक हैं, वो भी सोचें। जो वो उन्होंने उस समय 1832 से पहले जो एक सोच आई थी, सड़ा हुआ नगर, रॉटन पॉकेट या रॉटन बोरो, अब वो कहाँ तक संयमित रूप से उसका अनुपालन हो रहा है, और क्या सुधार किए जाए जिससे एक उत्प्रेरक आए सिस्टम में। तो ये है चुनाव का रहस्य। जिन बिंदुओं को कहा है उस पर जरूर विश्व के विचारक पुनः चिंतन करेंगे कि 1832 से पहले की जो अवधारणा थी उसमें अभी हम कहाँ पर हैं। क्योंकि जब प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शंस और मैनेजमेंट बाय वेरिएशंस भी होता है। कि क्या वेरिएशंस आ गए हैं अब, कि कहीं जो एक बंदर की वो बताया उसमें कॉम्पिटेंसी का तो कहीं बात नहीं आ रही है कि हम अभी तक ये इस प्रक्रिया में नहीं आ पाए कि जन प्रतिनिधि तो चुन लेते हैं, पर कॉम्पिटेंसी कहाँ है, कॉम्पिटेंसी का टेस्ट कहाँ है। वो बंदर है कि शेर है, क्या पता। अब ऐसा कोई, क्योंकि ऐसा मैं तो जब से देख रहा हूँ, कई अपराधी भी जनप्रतिनिधि होते हैं, सज़ा काटे हुए मुजरिम भी होते हैं, या जिन पर मुकदमे चल रहे होते हैं उनको अपराधी नहीं कहेंगे, विचाराधीन लोग भी जनप्रतिनिधि होते हैं। खैर, मेरी तो कट गई, वो आपकी कटनी है। तो बच्चे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो जो कल के विश्व का, देश का निर्माण करेंगे, वो इन बातों को गौर करें। क्योंकि अभी ज़्यादातर देख रहा हूँ कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं वो तो बस पढ़ाई करके अंग्रेजी माध्यम से विदेश जाना चाहते हैं, और ऐसा कोई, वो तो बस मोबाइल में वीडियो गेम में लगे हैं। 18 से 21 साल के लोग देखिए आप, अभी आप ये भीड़ देख रहे हैं, इसमें कोई भी दिख रहा है आपको 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल का। तो चुनाव के रहस्य इस वीडियो में आपको
सभी अवधारणाओं का पूर्ण मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। और जो हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को घसीट रहे हैं संशोधन कर करके, उसमें क्या परिवर्तन किए जाएं कि कॉम्पिटेंसी का भी एक, सक्षमता का भी एक क्लॉज आए और व्यक्तिवाद और परिवारवाद से मुक्ति मिले। क्योंकि ये तो 1832 से भी पहले की बात है कि जिससे ऊब कर व्यक्तिवाद और परिवारवाद, क्योंकि आज भी देखने को मिलता है कि सड़ा हुआ नगर, रॉटन पॉकेट, पैसे से टिकटें बिकती हैं, है ना। और एक का बाप था मंत्री संतरी तो बेटा भी बन गया, तो ये तो परिवारवाद है ना। जय श्री श्याम। आपको नींद आ जाएगी और बातें करेंगे तो ध्यान रखिए देश का और अपना।